आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़े जादुई विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या एक छोटे से नीले फूल में हमारी प्राचीन परंपराएं, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद और एकदम मॉडर्न केमिस्ट्री ये सब एक साथ मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम अपराजिता के फूल के उन रहस्यों को डिकोड करेंगे जो विज्ञान की कसौटी पर भी बिल्कुल खरे उतरते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? हमारा एजेंडा है, पहला, एक फूल कई नाम। दूसरा, वास्तु और आस्था का प्रतीक। तीसरा, आयुर्वेद का शक्तिशाली ब्रेन टॉनिक। चौथा, ब्लू टी का जादुई विज्ञान। और पांचवां, जीवन चक्र और नए बीज। कुल मिलाकर हम देखेंगे कि कैसे हमारी पुरानी परंपराएं सीधे तौर पर बॉटैनिकल साइंस से जुड़ी हुई हैं। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। एक फूल कई नाम, यानी इस बटरफ्लाई पी की बहुआयामी पहचान। ये देखना बड़ा ही मजेदार है कि समय के साथ अलग अलग विज्ञानों ने इस एक पौधे को कैसे कैसे पहचाना है। अब इन नामों को ही देख लीजिए। हिंदी में हम इसे अपराजिता कहते हैं, मतलब वो जिसे कभी हराया ना जा सके। इंग्लिश में इसके आकार को देखकर इसे बटरफ्लाई पी कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेद ने इसे नाम दिया है गोकर्णी। अब आप सोचेंगे गोकर्णी क्यों? दरअसल अगर इसके फूल की बनावट को थोड़ा ध्यान से देखा जाए ना, तो यह बिल्कुल किसी गाय के कान जैसी दिखती है। और वहीं अगर हम बॉटनी या वनस्पति विज्ञान की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम है क्लिटोरिया टर्नेटिया। मतलब फूल एक है लेकिन देखने के नजरिए अनेक। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, वास्तु और आस्था का प्रतीक, इसकी सांस्कृतिक जड़ें और स्थानिक ऊर्जा। आइए समझते हैं कि आखिर ये पौधा हमारी भारतीय वास्तुकला और मान्यताओं में इतना फिट कैसे बैठता है। वास्तु विज्ञान में एक बेहद खास दिशा होती है जिसे ईशान कोण कहते हैं, यानी घर की उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वास्तु के हिसाब से अपराजिता की इस बेल को हमेशा इसी दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। और पता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ऐसा माना जाता है कि इस उत्तर पूर्व दिशा का अपना एक बहुत ही खास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब ये फील्ड अपराजिता के पौधे की नेचुरल एनर्जी के साथ मिलता है तो ये पूरे घर के अंदर एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी और शांति लेकर आता है। कमाल की बात है ना? और सिर्फ वास्तु ही नहीं, इस फूल के इस गहरे नीले रंग का एक बहुत ही गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है। भारतीय संस्कृति में इस नीले फूल को अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यताओं के अनुसार यह फूल भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों को ही बहुत प्रिय है। तो एक तरह से यह हमारी आध्यात्मिक आस्था और प्रकृति के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, आयुर्वेद का शक्तिशाली ब्रेन टॉनिक, इसके औषधीय गुण और न्यूरोलॉजिकल फायदे। आस्था और वास्तु की बात तो हो गई, अब जरा इसके उस मेडिकल वैल्यू पर नजर डालते हैं जिसका आयुर्वेद में सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम आयुर्वेद के चश्मे से देखें तो अपराजिता कोई आम फूल नहीं है। ये असल में एक बहुत ही पावरफुल ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है। इसके न्यूरोलॉजिकल फायदे इतने जबरदस्त हैं कि ये हमारी याददाश्त यानी मेमोरी को बहुत तेज करने में मदद करता है। आज की इस स्ट्रेसफुल लाइफ में जब भी नर्वस सिस्टम पर दबाव पड़ता है तो इसके औषधीय गुण उस नर्वस सिस्टम को एकदम शांत कर देते हैं। ये शरीर और दिमाग को अंदर से पूरी तरह रिलैक्स कर देता है। सोचिए, प्रकृति ने हमें दिमाग को तरोताजा रखने का कितना आसान और सुंदर उपाय दिया है। और अब सेक्शन 4, ब्लू टी का जादुई विज्ञान, रंग बदलने के पीछे की केमिस्ट्री। यह इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे रोमांचक हिस्सा है। चलिए इस पौधे का असली वैज्ञानिक जादू देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जादू कैसे होता है। सबसे पहले उबलते हुए पानी में इन ताजे नीले फूलों को डालिए, फिर देखिए क्या होता है। इन फूलों के अंदर एक खास तरह का पिगमेंट होता है जिसे एंथोसाइनिन कहते हैं। ये एंथोसाइनिन धीरे धीरे पानी में पूरी तरह घुलने लगता है और देखते ही देखते तैयार हो जाती है एक शानदार एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ब्लू टी यानी नीली चाय। ये पूरी प्रोसेस आंखों के सामने किसी जादू की तरह लगती है। पर ठहरिए, असली साइंस तो अब शुरू होता है। एक तरफ हमारे पास एंथोसाइनिन पिगमेंट वाली ये नीली चाय है। अब जैसे ही इस नीली चाय में हम थोड़ा सा नींबू निचोड़ते हैं यानी सिट्रिक एसिड मिलाते हैं तो एक एकदम जादुई बदलाव देखने को मिलता है। एसिड के मिलते ही चाय का पीएच लेवल तुरंत बदल जाता है और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से वो गहरा नीला रंग पलक झपकते ही पर्पल यानी बैंगनी रंग में बदल जाता है। तो जो चीज देखने में एकदम मैजिक लगती है ना, वो असल में बहुत ही सटीक और खूबसूरत केमिस्ट्री है। अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में, सेक्शन 5, जीवन चक्र और नए बीज, जीवन का बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। हमने इस फूल के फायदे जान लिए,
साइंस समझ लिया, लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि इन खूबसूरत फूलों के सूख जाने के बाद आखिर क्या होता है। अगर हम इस पौधे की बायोलॉजिकल टाइमलाइन को करीब से देखें तो पता चलता है कि कुछ घंटों के बाद बेल पर लगे ये सुंदर नीले फूल नेचुरली सूखने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद एक बड़ा बदलाव आता है। उन सूखे फूलों की जगह छोटी छोटी हरी मटर जैसी फलियां ले लेती हैं, और फिर कुछ हफ्तों बाद जब ये फलियां पूरी तरह सूख जाती हैं तो उनके अंदर से निकलते हैं काले रंग के नन्हे नन्हे बीज। ये पूरा प्रोसेस प्रकृति का एक बहुत ही सेट और व्यवस्थित चक्र है। अब ये जो छोटी छोटी फलियों के अंदर छिपे हुए नन्हे काले बीज है ना, इन्हें कोई साधारण बीज समझने की भूल मत कीजिएगा। इन बीजों के अंदर एक नए पौधे और एक पूरे नए जीवन का एकदम कंप्लीट ब्लूप्रिंट कैद होता है। मतलब एक इतने छोटे से बीज के अंदर वो सारी जेनेटिक कोडिंग और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद है जो फिर से उस जादुई नीले फूल को जन्म दे सकती है। ये सच में नेचर की इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। तो अंत में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हमारे आसपास मौजूद इन रोजमर्रा के पौधों में ऐसे और कितने जादुई वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। अगली बार जब भी आपको अपने आसपास कोई साधारण सा पौधा या फूल नजर आए तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि उसके अंदर कैसी अद्भुत केमिस्ट्री और बायोलॉजी काम कर रही होगी। नई चीजें सीखते रहिए और प्रकृति के इस जादू को विज्ञान की नजर से